जी हम स्टार्ट करते हैं, बाकियों ने आना होगा वो आ जाएंगे। तो हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स है इसमें हमने कुछ हिस्सा जो है वो ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है वो हम कितना हिस्सा ऑलरेडी देख चुके हैं उसके हवाले से ये है कि तकरीबन जो है वो हमारा हम इतनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कर चुके हैं। ठीक है, ये मायोग्लोबिन वाली बात अभी यहाँ पर नहीं हुई, वो हम बाद में कर लेंगे। उसके बाद जो है वो ये कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। ये देखिएगा, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन शुरू होती है जो हमने अभी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ए बैंड एंड देन देयर इज़ आई बैंड। ठीक है, ये दो बैंड्स की पोजीशन लिखी हुई है। उसके बाद मज़ीद क्या है वो हम अभी आज देखेंगे। देखिए, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए, क्योंकि जितनी भी देखिए हमारा जो टॉपिक है जो हमने समझना है, इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा कि एक्चुअली हम यहाँ समझना क्या चाह रहे हैं। हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं एक्चुअली फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनकी फिजियोलॉजी क्या है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। हमारा मेन पर्पस एक्चुअली ये है। मतलब आपने किसी भी तरह से स्टडी करके आपने इसमें क्या क्या स्टडी करना है। आप स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर, जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल का भी स्ट्रक्चर आप इसमें स्टडी करते हैं। उसके अलावा सेल में कुछ ऐसी प्रोटीन्स मौजूद हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सेल में कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को हमारा पढ़ना असल मकसद है, क्योंकि अगर हमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स समझ आ जाती हैं, इसका मतलब ये है कि हम कॉन्ट्रैक्शन को समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्योंकि देखिए, हमारा मकसद ये है कि हम, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, हमने जब समझा था जब हमने नेफ्रॉन समझी है, तो नेफ्रॉन समझने का हमारा मकसद क्या था? कोई बता सकता है नेफ्रॉन समझने का हमारा मकसद क्या है? किडनी का फंक्शन। नेफ्रॉन फंक्शनली किडनी को रिप्रेजेंट करती है। नेफ्रॉन वो चीज़ है जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो किडनी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब क्या है कि अगर आपने नेफ्रॉन को पढ़ लिया, आप किडनी आधी से ज़्यादा समझ सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भी और ऑर्गन को पढ़ेंगे तो आपको उसके रिलेटेड उसका फंक्शनल यूनिट पढ़ना पड़ेगा। याद रखिए, इस वक्त हमारा जो मेन पर्पस है वो एक्चुअली क्या है? एक्चुअली हमारा मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता पहले पढ़ेंगे हम सेल को, और सेल से होते होते फिर हम कहाँ जाएंगे? प्रोटीन तक जाएंगे। ये प्रोटीन्स हैं जो असल में क्या कॉज कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रही हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है ना, वहाँ ये प्रोटीन मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल, इसमें कुछ प्रोटीन मौजूद होती है जिसको आप कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये प्रोटीन जो होती है, ये जहाँ जहाँ मौजूद होती है, चाहे सेल के अंदर हो चाहे हमारे मसल्स में हो, ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसमें हमारा लास्ट पर्पस क्या है कि इस सब को खोजते हुए हम कहाँ तक पहुँच जाएं? हम प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर तक पहुँच जाएं। ठीक है, तो ये अब जो है वो हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। इसको मिटाने का मकसद क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इससे आगे जो पढ़ाऊँ वो एक्चुअली इसी वाले पे बना लूँ, मुझे दोबारा से ए बैंड और आई बैंड जो हैं वो ना पढ़ाने पड़े। सो जी, हमने जो है वो दोनों बैंड्स बना लिए थे, और ये दोनों बैंड्स बनाने के बाद अब हम जो है वो इसके बाद मजीद आगे चलेंगे। देखें अब आगे क्या हो सकता है। इसके स्ट्रक्चर को मजीद समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करें आगे के मजीद स्ट्रक्चर समझ आए इसका? अभी तक का स्ट्रक्चर हमने कैसे समझा बेटा? ये हो गया एनाइसोट्रॉपिक बैंड, ये हो गया आइसोट्रॉपिक बैंड। अभी तक का स्ट्रक्चर हमने समझा था मैग्निफिकेशन से, ऐसा ही है ना? अभी तक का स्ट्रक्चर हमने मैग्निफिकेशन से समझा है। हमें जो है वो जो मैग्निफिकेशन में नज़र आ रहा है, हम इस वक्त जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स डू सम मोर मॉडिफिकेशन। मैग्निफिकेशन, हम जब मज़ीद मैग्निफिकेशन करेंगे तो हमें जो है वो मज़ीद समझ आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने
धड़ाधड़ अब इसमें क्या शुरू करना है, अब हमने इसमें शुरू करनी है मैग्निफिकेशन। तो जब हम यहाँ पर मोर जूम करते हैं, मोर मैग्नीफाई करते हैं, तो हमें क्या नजर आता है? जरा बेटा अब जरा आपने यहाँ पे गौर से देखना है। ये वही जो मसल फाइबर है मैं बनाने लगा हूँ। मुझे ये बताने की जरूरत हरगिज नहीं है कि मसल फाइबर मसल सेल है, क्योंकि ये बात मैं बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, ये एक मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर जो है उसके अंदर हमने क्या बात की थी, एक है ए बैंड और एक है आई बैंड। अब जरा देखिएगा जब हम इसको मजीद मैग्नीफाई करेंगे तो हमें क्या नजर आता है? जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। हमें कुछ लाइट रीजन नजर आता है, लाइट इन ए बैंड। ए बैंड कौन सा बैंड है बेटा? हमने बात की थी कि लाइट नहीं पास करती। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें अभी तक की मैग्निफिकेशन ने क्या बताया था कि ये वो रीजन है जहां से लाइट पास नहीं होती, लेकिन जब हम इसको हाई मैग्निफिकेशन पर जाएंगे तो हमें जो ए बैंड है उसमें थोड़ी सी, वो कहते हैं ना लाइट इन द डार्क, स्मॉल लाइट ऑफ होप इन द डार्क, ठीक है। सो लाइट जो है वो हमें थोड़ी सी ए बैंड में नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके अलावा एक और चीज जो है वो हमें इसमें नजर आएगी कि डार्क बैंड विद इन आई बैंड। जी आई बैंड कौन सा है? इसमें से लाइट पास हो रही है, ठीक हो गया। लेकिन हमें जब मजीद मैग्नीफाई करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो लाइट, जो डार्क बैंड है उसमें थोड़ा सा लाइट रीजन है, और जो लाइट रीजन है यानी आई बैंड है उसमें थोड़ा सा डार्क रीजन है। आप जरा समझिएगा, गौर से इस डायग्राम को देखिए। होता कुछ यूं है कि जब आप इसको मजीद मैग्नीफाई करते हैं तो आपको पता लगता है कि डार्क बैंड जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, ऐसे, एक ये और एक बहुत ही थोड़े से वक्फे के बाद ये। अब जब ये सिचुएशन होती है तो हमें कम मैग्निफिकेशन पे ये पूरा हिस्सा नजर आता है। बेटा गौर करें, बात किसकी हो रही है? मैग्निफिकेशन की हो रही है। हमें कम मैग्निफिकेशन पे ये हिस्सा पूरा एक ही नजर आ रहा है, ये हिस्सा हमें सिंगल नजर आ रहा है, लेकिन किस पे? लो मैग्निफिकेशन पे। जब आप इसको जो है वो हाई मैग्निफिकेशन पे यानी मजीद मैग्नीफाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली ये पूरा ए बैंड जो है ये दो डार्कर पोर्शंस में डिवाइडेड है, और इसको डिवाइड कौन कर रहा है? एक छोटा सा लाइट रीजन डिवाइड कर रहा है। इस जोन को आप क्या कहते हैं? इस जोन को आप कहते हैं एच जोन। एच हेले है, एच का मतलब होता है हेले, HELE, और इसका मतलब होता है लाइट। ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने इसको मजीद मैग्नीफाई किया तो पता लगा कि डार्कर रीजन इज नॉट कंटिन्यूअस। ए के आगे जो है वो आप लिख सकते हैं कि ए बैंड इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट स्मूथ, बल्कि असल बात क्या है कि जो ए बैंड है वो एक लाइटर रीजन से डिवाइड हो रहा है दो डार्क बैंड्स में, और वो जो लाइटर रीजन इनको डिवाइड कर रहा है उसको आप कहते हैं एच जोन। अब आइए अगली बात के ऊपर। बेटा मैं दूसरा डार्क बैंड बना रहा हूं, ये दूसरा डार्क बैंड हो गया, ठीक है। ऐसे करके ऐसे, ये ए बैंड और इसके दरमियान में जैसे हमने कहा कि लाइट बैंड से डिवाइड हो गई है, ऐसे, ठीक है। और ये जो है वो ये एक और ए बैंड हो गया, और इसके दरमियान में ये एक और एच जोन हो गया, ठीक है। यहां तक जो है वो हमें बात क्लियर हो गई कि देयर इज, या अल्लाह ये मेरा पेन किधर चला गया? खुद ही गया, मैं तो नहीं लिख गया था। अच्छा जी, देयर इज ए लाइटर जोन इन द डार्क बैंड, ठीक हो गया। एक तो ये बात हो गई। ये बात हमारा जो है वो पहला पॉइंट हमें डिपिक्ट कर रहा था, तो पहले पॉइंट को हम कह लेते हैं जी हमारा पहला पॉइंट पूरा हो गया, ये वाला, कि हमें लाइट इन ए बैंड नजर आ रही है। लेकिन अब आइए दूसरे पॉइंट पर। जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था बच्चे? वो ये था कि हमें डार्क बैंड में, सॉरी आई बैंड में हमें जो है वो एक छोटी सी डार्क लाइन नजर आ रहा है। ये देखिए, ये इतना हिस्सा आई बैंड है, यहां से लेकर यहां तक ये आई बैंड है। जब आप हाई मैग्निफिकेशन पर लेकर जाते हैं तो आपको ये आई बैंड दो हिस्सों में डिवाइड हुआ नजर आता है, और
ये जो आई बैंड है यानी लाइट बैंड है, ये एक डार्क लाइन से दो हिस्सों में डिवाइड हुआ नजर आ रहा है, लिहाजा इसको आप अब कहते हैं, इस लाइन को आप कहते हैं जी लाइन। इस लाइन को आप कहते हैं जी लाइन। और इसका क्या मतलब हुआ, जरा गौर करें। अगर ये वाला जो डार्क बैंड है इसके साथ ये लाइट बैंड, मैं अब इसको जो है वो एक मखसूस तरीके से बना देता हूँ। यहां से यहां तक जो है वो कौन सा बैंड था, आई बैंड था। लो मैग्निफिकेशन के मुताबिक यहाँ इतना आई बैंड था। फिर हमने जिस जमाने में मजीद मैग्निफिकेशन की तो आई बैंड डिवाइड हो गया, लेकिन नाम उसका आप आई बैंड ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, दो डार्क बैंड के दरमियान में लाइट बैंड है ना, ये एक ए बैंड, ये दूसरा ए बैंड, इनके दरमियान में लाइट बैंड है। और लाइट बैंड जो है इसको कौन डिवाइड कर रहा है, जी लाइन। तो इधर के लाइट बैंड को भी तो जी लाइन डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी। इधर भी तो लाइट बैंड है, इधर से अगला जो है वो शुरू हो रहा है डार्क बैंड। फॉर एग्जाम्पल यहां से अगला डार्क बैंड शुरू हो रहा है, तो ये वाला बैंड कौन सा हुआ, ये आई बैंड हुआ। आई बैंड को दरमियान में से लाइन डिवाइड करेगी जी लाइन। जी जरा इसका मुझे बताइएगा, ये समझ आया है कि नहीं आया। हरी अब जल्दी से, ये वाला सारा चक्कर समझ आ गया। ये सब किस चीज का चक्कर है, ये सब है मैग्निफिकेशन का। जितनी ज्यादा मैग्निफिकेशन हम करेंगे उतनी ही ज्यादा मिस्ट्रीज ओपन होती जाएंगी। तो हमें ओपन्ड मिस्ट्रीज में वाज़ेह तौर पर क्या समझ आ रहा है कि हमने जब ए बैंड को मजीद मैग्नीफाई किया था तो वो ए बैंड लाइट बैंड की से डिवाइडेड नजर आया था, और जब हमने आई बैंड को मजीद मैग्नीफाई किया था तो वो आई बैंड भी एक डार्क लाइन से डिवाइडेड नजर आया था। दोनों को हमने नेम्स दे दिए। और फिर एक बात और क्या है, एक बात और बहुत क्लियर है कि ये जो आई बैंड है वो एक ए बैंड से दूसरे ए बैंड तक का फासला क्या कहला रहा है, आई बैंड। तो इस बैंड से इस बैंड तक का फासला आई बैंड, और इस ए बैंड से इस ए बैंड तक का फासला आई बैंड। ठीक हो गया। और दोनों तरफ के आई बैंड को दरमियान में से एक जो है वो लाइन, ब्लैक लाइन डिवाइड कर रही है, वो लाइन क्या हो गई, जी लाइन। तो आइए अब इस स्ट्रक्चर को मैं जो है वो नीट बनाता हूं ताकि हमारा अगला जो स्टेप है वो दोबारा से हम पढ़ सकें। देखिएगा, अल्लाह करे अब नीट बन जाए सही। जी बेटा, सो अब मैं पहले बनाता हूं ए बैंड, ये ए बैंड और एक ये ए बैंड, ये ए बैंड। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला हो गया दूसरा ए बैंड। ठीक है। अच्छा, ये जो है वो हमने कह दिया दिस इज, ओह ये जो है ये आई, ठीक है, ये आई हो गया, ये ए हो गया, ये जो है ये एच हो गया, और आई जो है वो दरमियान में से डिवाइडेड है विच इज जी। अच्छा बच्चे, अब इसको जो है ना, मैंने अभी तो ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और बनाते हैं। थोड़ा सा और बनाने का मेरा मकसद क्या है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और लेंथी बनाते हैं। मांझा मांझा ना नखरे कर। ये अब इसमें जो है वो एक और इसमें डार्क बैंड बना देते हैं। ये एक और डार्क बैंड जी, ये देखिए ये, और जो है वो ए बैंड आ गया, और यहाँ से यहाँ तक फिर से आई बैंड, और ये भी कौन सा हो गया, ए बैंड हो गया। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अच्छा, अब जरा गौर करें, हमने ये सारा कुछ जो है वो कर लिया, और इस वाले यहाँ पर भी क्योंकि आई बैंड होगा एक और, तो यहाँ पर भी आई बैंड है, लिहाजा इसको भी मैं जो है वो अब मार्क कर देता हूँ आई से। ये भी आई बैंड है और इसके दरमियान में जी लाइन।
अब बेटा यहाँ तक, सबसे पहले तो बेटा यहाँ तक मुझे जो है वो क्लियर आंसर करें। किसी को अगर नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ से अब आगे जो है वो मजीद ऊपर की बातें हैं, लिहाजा बहुत गौर से समझ लें तो बेहतर है। मैग्निफिकेशन जो है, सारा खेल मैग्निफिकेशन का है। जितना आप मैग्नीफाई करते जाएंगे बैंड्स ओपन होते जाएंगे। आपने मैग्नीफाई किया, आपको ए बैंड में लाइट बैंड नजर आ गया, आपने मैग्नीफाई किया तो आपको आई बैंड में डार्क लाइन नजर आ गई। ठीक है, इसी तरीके से दो आई बैंड्स जो हैं वो ये आई बैंड्स जो हैं वो लाइन से डिवाइड हो जाते हैं। उस लाइन को आप क्या कहते हैं, यानी डार्क लाइन से डिवाइड हो जाते हैं, उस लाइन को आप कहते हैं जी लाइन। और जो डार्क बैंड है वो लाइट रीजन से डिवाइड हो जाता है, उसको आप कहते हैं एक्स जोन। अब आइए जरा गौर कीजिए, या चलें, हाँ ठीक है, मैं यहीं पर आपको जो है वो इसको बता देता हूं। देखिए अब जरा गौर करें, एक यूनिट ये, दूसरा यूनिट ये, तीसरा यूनिट यहां तक, ये सेम है। यानी एक जी लाइन, दूसरी जी लाइन, तीसरी जी लाइन, क्या इनके दरमियान में सारी कंपोजिशन सेम है? जी बेटा, किधर गए हैं, क्या हो गया? यस सर। किधर हो गई बच्चियां, किधर गई हैं? क्या हो गया बेटा, समझ नहीं आई? मैं दोबारा ओपन कर देता हूं। मैं कह रहा था ये जी लाइन और ये जी लाइन, इसके दरमियान का हिस्सा कंपेयर करें, ये जी लाइन और ये जी लाइन, इनके दरमियान का हिस्सा कंपेयर करें, क्या ये दरमियान में जितना पोर्शन है ये सेम टू सेम है सबका? दो जी लाइंस के दरमियान का रीजन सेम टू सेम होता है। जब दो जी लाइंस के दरमियान का रीजन सेम टू सेम होता है तो इसको हम कहते हैं सार्कोमियर। इस रीजन को हम कहते हैं सार्कोमियर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं अब आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले तो ये बात डिटरमिन कर लें बेटा, दो जी लाइंस के दरमियान का रीजन कहलाता है सार्कोमियर। और ये सार्कोमियर, इसकी डेफिनेशन क्या है? सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि अब क्या करना होगा, अब आपको मसल फाइबर में से कितना हिस्सा पढ़ना होगा कि आपको कॉन्ट्रैक्शन समझ आ जाए। आपको ये सार्कोमियर पढ़ना है टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्शन। दो जी लाइंस के दरमियान का हिस्सा सार्कोमियर कहलाता है। एंड दिस सार्कोमियर, सार्को का मतलब मैंने आपको बताया था मीट या फ्लैश, और मियर होता है कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमियर है यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और ये वो हिस्सा है अकेला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवानी है तो ये छोटे छोटे यूनिट कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। जी बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया? जल्दी हरी अप जी गर्ल्स, जल्दी से बोलें। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्द से जल्द मुझे बताइए इसका। आगे सर। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अब मैं ये नहीं कहूंगा दो जी लाइंस, मैं सीधा सीधा कहूंगा सार्कोमियर। मैंने अब दो जी लाइंस आपको फैसिलिटेट नहीं करूंगा कि वो दो जी लाइंस जो मैंने बनाई थी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सार्कोमियर के दरमियान जो है अब हम वो स्टडी करने लगे हैं। तो सार्कोमियर जो है वो दो जी लाइंस, मजीद मैग्निफिकेशन करने पर आई बैंड जिन चीजों से हमें इंटरसेक्ट होता नजर आ रहा था वो जी लाइंस हैं। दो जी लाइंस के दरमियान का जितना रीजन है वो सारा का सारा कहलाता है सार्कोमियर। और हमने कॉन्ट्रैक्शन को किसके जरिए समझना है? हमने कॉन्ट्रैक्शन को सार्कोमियर के स्ट्रक्चर के जरिए समझना है। लिहाजा अभी तक क्या था, अब आइए, अभी तक ये था कि हम समझ रहे थे मसल फाइबर क्या है। अब बेटा हमने समझना है कि सार्कोमियर क्या है। अब हमने सार्कोमियर की कंपोजिशन पढ़नी है कि सार्कोमियर में क्या क्या कुछ होता है जो मसल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है।
अच्छा, इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। अभी मैग्निफिकेशन, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई बेटा, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई, अभी आपने जो है वो इसको मजीद मैग्नीफाई करना है। जब आप इसको मजीद मैग्नीफाई करते हैं ना, हाँ, तो जनाब एक जी लाइन ये रही, एक जी लाइन ये रही, ठीक हो गया। अब मैं पूरा मसल फाइबर नहीं बना रहा, अब मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मैं जी लाइंस बता चुका हूँ। उसमें यहाँ से शुरू हुआ ए बैंड, और यहाँ से शुरू हुआ दूसरा ए बैंड जो दरमियान में से इंटरसेक्ट हुए थे, और इसको मैं हमेशा क्या कर दिया करता हूँ, डार्क कर दिया करता हूँ, ठीक हो गया। ये ए बैंड का एक हिस्सा, ये ए बैंड का दूसरा हिस्सा, दरमियान का जोन क्या है, एच जोन है। अब जब आप इसको मजीद मैग्नीफाई करते हैं तो आपको पता लगता है कि इस एच जोन के दरमियान में भी एक डार्क लाइन मौजूद है, और इस लाइन को हम कहते हैं एम लाइन। जी बेटा, मुझे यही अंदाजा है, जाहिर है जब भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे जो है वो चकरा जाते हैं। ये देखें, दो जी लाइन, ये दो जी लाइन, उसको ये ए बैंड के दरमियान एच जोन था। आपने जब इसको मजीद मैग्नीफाई किया, क्योंकि बेटा एक्चुअली आपने अब पता है कहाँ जाना है, आपने एक्चुअली जाना है ईएम इमेज। जी, ईएम इमेज का क्या मतलब है, तो बताएगा ईएम इमेज क्या होता है? मैग्नीफाई करते करते ईएम इमेज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपने मैग्नीफाई करते करते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज तक जाना है, तो अभी तो मैग्निफिकेशन शुरू हुई है, ठीक है। तो ये जो है वो आप देख लीजिए कि दो जी लाइन, ये तो क्या हो गया, इसको तो आप क्या नाम देंगे, ये तो सीधा सीधा सार्कोमियर हो गया, ठीक है। ये दो जी लाइंस के दरमियान का हिस्सा। उसके बाद ए बैंड के दरमियान का रीजन था एच जोन, और वो जो एच जोन है उसको फिर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसको आपने क्या कहा, एम लाइन। सो इसको जो है वो दोबारा से यहाँ से अब हम जो है वो कोशिश करते हैं जल्दी से ये ड्रॉ हो जाए, ताकि हमारा जो है वो ज़्यादा टाइम ना लगे। ये ज़रा कम फासले पर बन गई, इसको ज़रा ज़्यादा फासले बना लेते हैं। ये हम जो है वो अच्छा खासा मैग्नीफाई अब इसको कर चुके हैं, और ये मैग्नीफिकेशन जो है ये अब हमें इसकी काफ़ी हेल्प करेगी बहुत सी चीज़ें समझने में। उसके बाद ये दूसरी जी लाइन, इसके दरमियान में एक और जो है वो, जी बेटा, यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक भी आई हो गया, ठीक है। ये आई बैंड है, और ये लाइन कौन सी है, जी लाइन, ये भी जी लाइन है, ठीक हो गया। दरमियान का जितना हिस्सा है वो एक्चुअली सबसे पहले क्या नाम दिया गया था, ए। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, इसको आप क्या नेम दे रहे थे, एच जोन। और जो आखिरी हिस्सा है, इसको आपने, जो आखिरी डार्क लाइन है, इसको आपने क्या नाम दिया, एम लाइन। तो ये पूरी अभी तक की मैग्निफिकेशन है जो आपको हासिल हुई है एक सार्कोमियर की, यानी दो जी लाइंस के दरमियान के रीजन के टोटल नेम्स। दो जी लाइन, दरमियान में लाइटर बैंड आई बैंड, पूरे डार्क बैंड का को हमने डिपिक्ट किया था ए से, उस डार्क बैंड को जो इंटरसेक्ट कर रहा था लाइटर रीजन, उसको हमने एच से डिपिक्ट किया था, और उस लाइटर बैंड को वंस अगेन एक डार्क लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसको हमने एम लाइन का नेम दिया था। आइए जरा इधर, ये देखिए, ये आप लोगों के सामने जो है ये बुक मौजूद है, और इस बुक में ये देखिए जनाब, यहां से चले मैं इसको प्रॉपरली कर देता हूं, ठहरिए। सबसे पहले जो है वो हम इसका थोड़ा सा खुद ही इसका जो है ना वो ऑपरेशन करते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये दो जी लाइंस के दरमियान का हिस्सा, सॉरी मैं जी लिख दिया, ये दो जी लाइंस के दरमियान का हिस्सा है जिसको आप क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सार्कोमियर। जी गौर से देख लें एक दफा डायग्राम के ऊपर, क्या यही सार्कोमियर है? ये जी लाइन एक, और एक ये दूसरी जी लाइन, इन दो जी लाइन के दरमियान में आपको नजर आ रहा है ये आई बैंड का रीजन है जो जी लाइन के अंदर है, और ये भी आई बैंड का रीजन है लाइट वाला जो जी लाइन के अंदर है।
उसके बाद ये डार्क बैंड है, पूरे डार्क बैंड का क्या नाम था, ए बैंड। उसके अंदर ये एच जोन उनने मार्क किया हुआ है, ये एच जोन है पूरा। और उसके इस एच जोन में, ये जो एच जोन है ये तो लाइटर रीजन है बिटवीन द टू डार्क बैंड, ये लाइटर रीजन है। और इस एच जोन को इंटरसेक्ट एक डार्क लाइन कर रही है जिसको उसने क्या नाम दिया हुआ है, एम लाइन का नाम दिया हुआ है। ये आपकी डायग्राम है प्रॉपर, जो आप लोगों को जो है वो जिससे समझ आ रहा है। ये देखें, ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं इस वक्त, ये देखें, ये तो जरा देख लें, ये जी लाइन और ये जी लाइन, हमने ये डायग्राम बनाई हुई है, ए बैंड, एच जोन, एम लाइन। हम इस वक्त अभी इस डायग्राम को समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सिलसिला आना है कि जब आप इसको मजीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करते हैं तो अब आपको रीजन समझ आ जाएगी, रीजन ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। क्योंकि अभी तक हमें ये रीजन नहीं समझ आई कि लाइट बैंड लाइट क्यों है और डार्क बैंड डार्क क्यों है, अभी तक हमें इसकी रीजन नहीं समझ आई। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मजीद मैग्नीफाई करते हैं, हम मजीद मैग्नीफाई करते हैं, और मजीद मैग्नीफाई कर लेने के बाद हम फिर इसको जो है वो किस किस इसके स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं, हम पहुंचा करते हैं इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। जी बेटा, कोई कुछ कहने लगा था, मुझे लगा था किसी का माइक ऑन हुआ। किसी का कुछ सवाल है तो बता दे मुझे। नहीं, चलें ठीक है। अब बेटा जब आप इसको मजीद मैग्नीफाई करते हैं ना, तो मजीद मैग्नीफाई कर लेने के बाद आपको इसका इसकी प्रोटीन अरेंजमेंट नजर आना शुरू हो जाती है। जब आपने इसको मजीद मैग्नीफाई किया तो अब आपको इसकी प्रोटीन अरेंजमेंट नजर आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये अभी हम सारा स्ट्रक्चर किसके अंदर पढ़ रहे हैं बेटा? जी ये बताइएगा, ये सारा स्ट्रक्चर किसके अंदर है जो हम पढ़ रहे हैं? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के अंदर, मसल के अंदर पढ़ रहे हैं। फाइबर, मसल फाइबर, वेल डन, बहुत सही। स्पेसिफिक आंसर ये है कि हम इसको मसल फाइबर के अंदर पढ़ रहे हैं। ये अब हम जो है वो कहते हैं ना कि अपने मन में डूब के, तो वो अपने मन में नहीं बल्कि हम मनों में डूब गए हैं। यानी हम इस वक्त स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर अब किस लेवल तक प्रोसीड कर चुके हैं, हम प्रोटीन लेवल तक आ रहे हैं। ये हमारे विद इन सेल है। नाउ दिस इज विद इन सेल, ये विद इन सेल है। एक सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अब हम यानी एक सेल के अंदर प्रोटीन किस तरह अरेंज हुई है, अब हमने वो पढ़ना है। तो बेटा देखिए, जब हम इसको मैग्नीफाई करते हैं ना, तो हमें प्रोटीन की अरेंजमेंट कुछ ऐसे नजर आती है। प्रोटीन कुछ ऐसे अरेंज होती हैं कि दो जी लाइंस जो होती है ना, वो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। एक मिनट ठहरिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, बेटा ये एक सेट है किसका? सार्कोमियर का। दिस इज सिंगल सार्कोमियर। सार्कोमियर में जो अरेंजमेंट होती है किसकी, सार्कोमियर में जो अरेंजमेंट होती है प्रोटीन्स की, अब हम वो पढ़ने लगे हैं। सो बेटा प्रोटीन्स की अरेंजमेंट में सबसे पहली अरेंजमेंट आप देखिए जी लाइन की। ये एक जी लाइन है, दिस इज अ सिंगल जी लाइन। अब आप लोगों को यहां से मैं ये भी बताता जाऊंगा कि ये जी लाइन बनती ही क्यों है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जी लाइन है, जहां जहां पर इनका ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये ठीक है। अब यहां से एक बात और सुन लीजिए,
सिर्फ ये अकेला तो नहीं है, ये अकेला तो नहीं है, बल्कि इसके साथ अगला भी शुरू हो रहा है, अगला सार्कोमियर भी शुरू होगा ना। मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि एक सार्कोमियर तो नहीं होगा ना मसल में तो कई सार्कोमियर होंगे। तो अब आप इसमें देखिए कि ये अगला सार्कोमियर के ये एक्चुअली ब्लू लाइन गलत बन गई है। यहां पर हम देख लेते हैं, ये जहां जहां दोनों सार्कोमियर के पॉइंट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां क्या बन रही है, वहां बन रही है हजरात जी लाइन। यानी वो लाइन जो किसको इंटरसेक्ट करती है, आई बैंड को इंटरसेक्ट करती है, वो कहां बन रही है, जहां दोनों सार्कोमियर की प्रोटीन्स आकर एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ जाती हैं, वो वहां पर जो आई बैंड है वो इंटरसेक्ट हो रहा है। अब आते हैं आई बैंड और ए बैंड वगैरह बन कैसे रहे हैं। तो अब आइए बेटा, ये अब जरा थोड़ी सी मुश्किल डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब हम मजीद मैग्नीफाई यहां तक पहुंच गए, उसके बाद हमें इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर नजर आता है। खुदा दा खौफ खा भाई, इतनी मुश्किल से बना रहा था, तसलसल तोड़ दिया सारा मेरा। अब देखिए बेटा, ये क्या चीजें हैं, ये सारी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स हैं और इन प्रोटीन्स के फिलामेंट्स बनते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि कुछ फिलामेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं थिन फिलामेंट्स। तो ये जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं, दीज ऑल आर थिन फिलामेंट्स, ये थिन फिलामेंट्स हैं। और दूसरी प्रोटीन एक और है जो आपको नजर आ रही है, थिक जो है वो उसने फिलामेंट बनाया हुआ है। दिस फिलामेंट इज नोन एज थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट है। सबसे पहले तो अब देखते हैं इनमें प्रोटीन कौन सी हैं। तो बेटा, जो थिक फिलामेंट है उसमें जो प्रोटीन है वो एक्टिन प्रोटीन है, नहीं सॉरी, जो थिक फिलामेंट है उसकी प्रोटीन जो है वो कौन सी है, यहां पर लिखा हुआ है, पता नहीं मेरे जहन से निकल क्यों गई है। हाँ, मायोसिन प्रोटीन, बिल्कुल एग्जैक्टली, पता नहीं जहन से निकल कैसे गई, अलग ये टॉपिक तो रट्टा पड़ा। तो थिक फिलामेंट है, उसकी प्रोटीन है मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन का थिक फिलामेंट बना होता है। और जो थिन फिलामेंट होता है, इसमें तीन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। एक होती है एक्टिन, दूसरी होती है ट्रोपोमायोसिन, और जो तीसरी प्रोटीन होती है, ओए सॉरी, ट्रोपोमायोसिन, और जो तीसरी प्रोटीन होती है थिक फिलामेंट में ही, उसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। बज़ाहिर आपको यह नजर आ रहा होगा कि तीन प्रोटीन से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो थिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो थिन फिलामेंट होता है, ये इसकी तीन प्रोटीन्स होती हैं, और जो थिक फिलामेंट होता है इसकी एक ही प्रोटीन होती है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो सार्कोमियर है, इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट्स। थिन एंड थिक फिलामेंट की एक खास अरेंजमेंट है जो पूरे सार्कोमियर की फॉर्मेशन कर रही है। जो थिन फिलामेंट है उनकी ये प्रोटीन्स हैं, जो थिक फिलामेंट है वो इस प्रोटीन से बने हुए हैं। याद रखिए, इन सब के का कॉमन पॉइंट क्या है, दीज ऑल आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, दीज ऑल कैन कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। अब आइए, जो हम बात कर रहे थे कि जो रीजन है किसकी, डार्क और लाइट बैंड्स की जो रीजन है वो देख लेते हैं। बेटा देखिए, ये जो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, मैं ना ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक कर लूं, क्योंकि मुझे ना इसमें अब आप लोगों को लॉजिक बतानी है, लिहाजा ये स्ट्रक्चर ठीक बना होना चाहिए।
ये स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो बेटा जो चीज आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर, वो ऑब्जर्व करें कि किस किस जगह पर प्रोटीन्स ओवरलैप कर रही हैं। तो आइए देख लेते हैं। हमने क्या कहा, जी लाइन कहाँ बन रही है? जी लाइन वहां बन रही है जहां दोनों तरफ के थिन फिलामेंट्स की प्रोटीन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं, मतलब इस रीजन में, ये रीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जी लाइन एक्चुअली बनने की वजह ही क्या है कि जहां पर थिन फिलामेंट आकर ओवरलैप करेंगे उस जगह पर डार्क, उस जगह पर लाइट गुजरने का चांस खत्म हो जाएगा। जहां जहां थिन फिलामेंट ओवरलैप करेंगे वहां वहां लाइट गुजरने का चांस खत्म हो जाएगा, विच मीन्स कि वो हिस्सा डार्क अपीयर होगा, और जहां जहां प्रोटीन ओवरलैप नहीं कर रही होगी वो हिस्सा लाइट अपीयर होगा। जहां प्रोटीन ओवरलैप नहीं कर रही, वो लॉजिक कैसे बताऊं आपको, तो इधर देखिएगा गौर से, ये बात अब आपने बहुत गौर से सुननी है। देखें बेटा, यहां से कौन सा बैंड शुरू होगा? अगर मैं कहता हूं कि यहां से यहां तक कौन सा बैंड है, ए बैंड है, तो जहां से ए बैंड खत्म होता है वहां से कौन सा बैंड शुरू होता है? आई बैंड। आई बैंड। सो अब जरा एक लम्हे को हम एक और जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 मिनट है मेरे पास, और इसमें जो है हम कोशिश यही है कम से कम आपको रीजन बता दूं डार्क और लाइट बैंड्स की, बाकी इंशाल्लाह कल पूरा हो जाएगा ये टॉपिक। अच्छा यार ठीक है, ये देखिए ये जो है वो अगला सार्कोमियर शुरू हो गया, ठीक है। इस अगले सार्कोमियर में आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ से थिक फिलामेंट शुरू होना है, ऐसा ही है, ये थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट का ऊपर हिस्सा। तो देखिए गौर कीजिए कि जो थिक फिलामेंट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो एक खास पॉइंट से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले पहले तो प्रोटीन्स की ओवरलैपिंग नहीं हो रही ना। उससे पहले पहले गौर करें आप, कितने हिस्से में, ये जो मैंने ग्रीन मार्क किया, ये जो मैंने ग्रीन मार्क किया है इस हिस्से में गौर करें, यहां पर प्रोटीन की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। देखिए यहां से यहां तक कोई प्रोटीन ओवरलैपिंग नहीं हो रही, यहां से यहां तक कोई प्रोटीन ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ये जो प्रोटीन ओवरलैपिंग जिन जगहों पर नहीं होती उन जगहों से लाइट पास हो जाती है, लिहाजा उन रीजन्स को आप क्या कहते हैं, लाइट रीजन्स, यानी आई बैंड। जी ये समझ आई बात आपको? देखिए जहां से ए बैंड खत्म हुआ वहीं से आई शुरू हो गया। क्यों? ओवरलैपिंग खत्म हुई थी, तो जहां ओवरलैपिंग खत्म होगी वहां से लाइट पास होना शुरू हो गई। लेकिन इस आई बैंड के दरमियान में डार्क रीजन क्यों आया? क्योंकि आई बैंड के बिल्कुल दरमियान में आकर थिन फिलामेंट्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, तो यहां पर जैसे ही वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो लाइन भी डार्क हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहां प्रोटीन ओवरलैप करेंगी वहां से लाइट पास नहीं होगी, जहां प्रोटीन ओवरलैप कर जाएंगी, जहां प्रोटीन ओवरलैप नहीं करेंगी वहां से लाइट पास होनी है, जहां प्रोटीन जो है वो ओवरलैप कर गई उस जगह से लाइट पास नहीं होनी। अब आइए ए बैंड की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। जी ए बैंड कहां से कहां तक, मैंने अभी आपको मार्क करवाया ए बैंड की लिमिट, यहां जहां से ओवरलैपिंग शुरू हुई थी और यहां जहां ओवरलैपिंग खत्म हो रही, ठीक है। अब गौर कीजिए एच जोन कहां पर है, एच जोन वहां पर है। अच्छा ये इस ओवरलैपिंग से मेरी क्या मुराद है, इसको भी देख लें। ये देखिए इन दो के दरमियान ओवरलैपिंग, देखिए ये और ये, इसको मजीद जूम कर लेते हैं। इन दोनों के दरमियान की ओवरलैपिंग देखिए, ये ओह क्या हो गया भाई, ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग देखिए, ये प्रोटीन्स ओवरलैप कर रही हैं। जब तक ये ओवरलैप करती रहेंगी लाइट पास नहीं हो सकेगी। बेटा 2 मिनट रुकना है आपने, ठीक है। जब तक ये ओवरलैप करते रहेंगे लाइट पास नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इनकी ओवरलैपिंग खत्म होगी तो कौन सा जोन स्टार्ट हो जाएगा बेटा? अगला जोन कौन सा है, कौन सा जोन था जो दो ए बैंड्स को इंटरसेक्ट कर रहा था? एच जोन। एच जोन, ये एच जोन देख लीजिए। यहां पर यहां से यहां तक थिक और थिन फिलामेंट की जो ओवरलैपिंग है वो नहीं हो रही। ये ओवरलैपिंग है, मैं आपको दोबारा से जो है वो इसको मार्क करता हूं। ये देखिए ये ओवरलैपिंग, फिर ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग,
ओवरलैप से मुराद क्या है कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आई हुई हैं, इतने क्लोज आई हुई हैं कि इनकी ओवरलैपिंग शुरू हो गई है, ये एक दूसरे के साथ तकरीबन टकरा रही हैं। ठीक है, ये चीज, ये एक दूसरे के साथ तकरीबन टकरा रही हैं। तो जब ये टकरा रही हैं तो इसका क्या मतलब है, लाइट इनमें से पास नहीं हो रही। ये लेकिन ये देख लें, यहां से यहां तक फासला है, लिहाजा ये रीजन कौन सा अपीयर हो रहा है, लाइटर अपीयर हो रहा है, दो डार्क बैंड के दरमियान लाइट रीजन। अब आइए अगला सवाल जल्दी से सॉल्व करते हैं कि व्हाई देन देयर इज अ डार्कर लाइन बिटवीन एज जोन। इधर देखिए, मेरे ख्याल है आप लोग मेरे समझाने से पहले ही समझ जाएंगे कि ये चक्कर क्या हुआ है। मैंने आपको कहा था कि इस थिक फिलामेंट के दरमियान में ये रीजन जो है वो यहां से यहां तक, यहां से तो लाइट पास हो जाएगी, इन एरिया से लाइट पास हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि जब थिक फिलामेंट दरमियान में आके मजीद थिक होगा तो ये इस रीजन में आकर ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इसमें दोनों प्रोटीन्स का दरमियानी फासला फिर कम हो जाएगा और लाइट फिर से रुक जाएगी। लाइट जब फिर से रुकेगी तो वो लाइट के दरमियान में, एज जोन के दरमियान में एक डार्क लाइन बना देगा विच विल बी कॉल्ड एज एम लाइन। देखिएगा, सिर्फ एक नजर यहां पर देख लीजिए, ये देखें, ये वाली डायग्राम, ये देख लीजिए, ये सार्कोमियर दो जी लाइंस के दरमियान में, ये जी लाइन है और दोनों जी लाइंस जो हैं वो आपस में इधर आके क्रॉस करती हैं ऐसे। ये जहां जहां वो क्रॉस कर रहे हैं ये एरिया ये जी लाइन का बन रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद देख लीजिए, यहां से ये इधर तक का फासला, ये फासला बहुत कम फासला है, लेकिन यहां पर जो प्रोटीन की ओवरलैपिंग का फासला है वो ज्यादा हो गया। उसके बाद इस जगह प्रोटीन ओवरलैपिंग फिर से जो है वो फासला कम हो जाएगा। तो जहां जहां दोनों प्रोटीन्स के दरमियानी फासला कम होगा लाइट पास नहीं होगी, जहां दोनों प्रोटीन्स का दरमियानी फासला ज्यादा हो जाएगा लाइट पास हो जाएगा। जी बेटा, क्लियर हो गया।